हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे फ्रिक्वेंटली काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो फैराडेज लॉ से रिलेटेड होते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे फैराडेज लॉ क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के द्वारा हम लोग फैराडेज लॉ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने पहले भी शुरुआत की क्लासेस में कहा था, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर जाती है बच्चों, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है। जबकि हम लोग गैल्वेनिक सेल में देखे थे कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मींस ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन वहाँ क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिक सप्लाई करना पड़ रहा है। सो दैट अगर बाहर से किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए होती है तो उसे हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमेना कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स तुम लोगों को बता चुका हूं बच्चों, इसका डेल जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी फिनोमेना होने वाला है उस फिनोमेना का जो डेल जी होगा उसका क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा, मीन्स ग्रेटर देन जीरो, मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, यहाँ पे वर्ड से क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रो, यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो इलेक्ट्रो हो गया और एक लाइसिस है। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है करंट और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग। तो इसको हम लोग कंबाइंडली क्या कह सकते हैं बच्चों, ब्रेकिंग ड्यू टू द करंट सप्लाई, ब्रेकिंग ड्यू टू द करंट सप्लाई मीन्स यहाँ पे कुछ ब्रेकिंग होने वाला है, कुछ टूटने वाला है। ऑब्वियस है क्या टूटने वाला होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ब्रेकिंग होने वाला है, बट किसके कारण, करंट सप्लाई के कारण। अब बाहर से तुम्हें करंट सप्लाई देना पड़ रहा है किसी भी फिनोमेना को होने के लिए, इट्स मीन नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस हो जाता है बच्चों जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस अकर्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is a device in which electrolysis takes place, electrolysis takes place, है ना। मीन्स एक ऐसा डिवाइस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होना है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होना है मीन्स ब्रेकिंग होना है ड्यू टू द करंट सप्लाई। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शन होने वाला है बट करंट के कारण, करंट सप्लाई के कारण होने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केमिकल reaction proceeded due to the current supply है ना बच्चों। और करंट सप्लाई हम लोग कहाँ से करते हैं, बैटरी हम लोग इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो बैटरी के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट सप्लाई करेंगे और उसके कारण केमिकल रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो जाएगा। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और यह जिस डिवाइस में होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द करंट सप्लाई, इट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो कहने का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस हो गया बच्चों जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होना है। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें केमिकल रिएक्शन होंगे बट ड्यू टू द करंट सप्लाई, मीन्स ऑटो मोड में रिएक्शन नहीं होने वाला है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होने वाला है। उस रिएक्शन को होने के लिए बाहर से आपको करंट सप्लाई करना होगा, और अगर बाहर से आपको करंट सप्लाई करना होगा इट्स मीन दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, उसका डेल जी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना बच्चों। और हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिक कंस्ट्रक्शंस। तो डिस्कस करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो बेसिकली अगर देखें, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम लोग कंस्ट्रक्शन को देखें बच्चों, तो इसमें हम लोग को क्या ऑब्जर्व होता है, तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे क्या, इसमें एक कंटेनर लिया जाता है जो कि नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है, ठीक है। ये कंटेनर है नॉन कंडक्टिंग नेचर का है, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर मीन्स इसके थ्रू करंट पास नहीं होना चाहिए, है ना। तो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कंटेनर लेते हैं जो नॉन कंडक्टिंग नेचर का हो, जैसे ग्लास आप ले सकते हैं, ग्लास का कंटेनर आप ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड इसमें अरेंज करते हैं, ठीक है। और इस 2 इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किससे, बैटरी से, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू क्या पास होता है बच्चों, मीन्स इधर से आपको इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, यानी कि इस साइड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस साइड से करंट का फ्लो होता है, फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लोज, एंड ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो करंट का फ्लो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा नेगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो यहां पे हम लोगों ने लिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू करंट को पास कराया जा सकता है, यानी कि अगर करंट यहाँ से यहाँ तक आ चुका है तो यह एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करेगा जिसके कारण करंट फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, फ्लो कर सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स द करंट फ्लो, जो करंट को के फ्लो को प्रोवाइड करता है ना। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, ए substance which can pass current electricity, ठीक है, जो क्या पास कर सकता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या होता है कि जो करंट को पास कर सकता है, तो इसमें करंट के पास होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वह है इसमें मौजूद होने वाले फ्री आयंस। तो ड्यू टू द फ्री आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, करंट पास हो पाता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इट हैविंग, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इट हैविंग फ्री आयंस, इसमें फ्री आयंस होते हैं जो फ्री टू मूव होते हैं, जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, दैट इज फ्री आयंस, आइदर इट कैन बी केटायंस और एनायंस, ये कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो केटायन हो सकते हैं चाहे वो एनायंस हो सकते हैं। तो ड्यू टू दीज फ्री आयंस, जिस इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग अगर बात करें, कोई अगर ऐसा हम लोग मीडियम तैयार करें जिसमें आयंस ना हो, तो वहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। अब कंडक्टिविटी अगर नहीं हो पाएगी तो वहाँ पे वह सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा और करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा। जब करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो करंट का प्रोवाइड होना, यहाँ से यहाँ तक करंट का पास होना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके लिए अपने को एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसमें फ्री आयंस मौजूद हों।
जैसे मान लो तुम शुगर सिरप अगर ले लेते हो, शुगर का सॉल्यूशन ले लेते हो, तो शुगर में क्या होता है, शुगर में आयंस नहीं बनते हैं। शुगर ले लो, यूरिया ले लो, तो वहाँ पे आयंस मौजूद नहीं होंगे। अगर आयंस मौजूद नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर उसके जगह पे अगर हम लोग कोई सॉल्ट ले लें, जैसे सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट ले लें, उसको मोल्टेन फॉर्म में डाल दें, यानी पिघला दें, या फिर उसको पानी में घुला दें, जैसे उसको पानी में घुलाओगे तो सोडियम प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा, तो फ्री आयंस तुम्हें मिल जाएंगे। पर्पस इलेक्ट्रोलाइट का बस इतना है कि इसमें फ्री आयंस मुझे मिल जाएं। जैसे ही फ्री आयंस अपने को यहाँ मिल जाएगा, वैसे ही यह इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव करने लगेगा, मींस वह करंट को अपने थ्रू पास करने देगा। ठीक है, अब फ्री आयंस दो तरह से इसमें आ सकते हैं। या तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वह अपने मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ फॉर्म है, फ्यूज्ड फॉर्म है। जैसे सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कर देते हैं, फ्यूज कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो वहाँ वह मेल्ट करने लगता है। मेल्ट करने जाएगा मीन्स सोडियम क्लोराइड इन लिक्विड फॉर्म अगर आ जाए तो सोडियम प्लस और Cl माइनस यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट दो फॉर्म में हो सकता है, तो वह कौन कौन सा है। तो इलेक्ट्रोलाइट कैन बी मीन्स इट कैन बी आइदर क्या हो जाएगा, मोल्टेन फॉर्म। मोल्टेन मीन्स फ्यूज्ड, मीन्स पिघला हुआ, मोल्टेन और डिजॉल्व मीन्स सॉल्यूशन है ना, डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व मीन्स सॉल्यूशन बना हुआ होगा, सॉल्यूशन फॉर्म। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों इसमें, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे या तो वह मोल्टेन फॉर्म में होंगे या तो वह डिजॉल्व फॉर्म में होंगे। चाहे कोई भी फॉर्म में हो, चाहे वो डिजॉल्व फॉर्म में हो, चाहे वो मोल्टेन फॉर्म में हो, पर्पस है आयंस का फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे सॉलिड सोडियम क्लोराइड में आयंस मौजूद जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, वो सॉलिडिफाई होते हैं। उसे सोडियम प्लस और Cl माइनस जो होता है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, वो फ्री टू मूव नहीं होते हैं, उनके आयंस मोबाइल नेचर के नहीं होते हैं। जैसे ही उसको अगर मोल्टेन कर दिया जाए सोडियम क्लोराइड को, या फिर उसको डिसॉल्व कर दिया जाए पानी में, तो उसके जो केटायंस और एनायंस हैं वो उसमें मोबाइल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, वो मूवमेंट के लिए फ्री हो जाते हैं, तो जाकर वह सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव करने लगता है। यानी कि अगर तुमसे बोलें सोडियम क्लोराइड सॉलिड, क्या यह इलेक्ट्रोलाइट है? नो, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में है, मीन्स इसको हम लोग फ्यूज्ड कह सकते हैं, मोल्टेन कह सकते हैं। तो क्या यह इलेक्ट्रोलाइट है? बोलेंगे यस इट इज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसमें Na+ और Cl- क्या होंगे, फ्रीली मूव कर रहे होंगे। या फिर एक और फॉर्म कह सकते हैं NaCl एक्वस, मीन्स इसको वाटर में घुला दिया जाए, तो क्या यह इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव करेगा? बोलेंगे यस दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड सॉलिड इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, जबकि सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में हो या फिर सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में हो, मीन्स फ्यूज्ड फॉर्म में हो, मोल्टेन फॉर्म में हो या फिर डिसॉल्व्ड फॉर्म में हो, तभी वह इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट का मकसद है आयंस का फ्रीली अवेलेबल होना, जिसके कारण कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो पाए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ केटायंस का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ केटायंस बना दिया मैंने, ठीक है, और साथ में कुछ एनायंस भी मैंने बना दिया। ऑब्वियस है कि रैंडमली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मैंने इसको यहाँ पे अरेंज्ड वे में दिखाया है। ऑब्वियस है यहाँ पे जैसे तैसे वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, बैटरी यहाँ से क्या होगा, अपना करंट प्रोवाइड करने लगेगा एक्सटर्नली, तो क्या होने वाला होगा। तो जैसे यहाँ पे बैटरी जो है एक्सटर्नली करंट प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें अवेलेबल होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने लगेंगे, तो यह जो केटायंस है वह इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्टेड होगा, तो ये इसकी तरफ मूव करने लगेगा। तो सारे केटायंस किधर जाने लगेंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ, जो नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड है उसकी ओर मूव करने लगेंगे। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन हो, जो एनायन होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करना होगा, वो कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चले जाएंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज किया जा सके। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे केटायन का क्या हो रहा है बच्चों, हाँ, केटायन का क्या हो रहा है,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, तो यहाँ पे केटायन जो है जिस इलेक्ट्रोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वह इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाएगा। यह इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, कैथोड। अब यह कैथोड क्यों कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन होना मींस इसका रिडक्शन होना है, और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे केटायन जो है वह इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। सो दैट इट इज ऑल्सो व्हाट दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ। रिडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है, यहाँ पे हाफ प्रोसेस होने वाला है रिडॉक्स का, जो कि रिडक्शन है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, एनायन जो है इलेक्ट्रॉन का जाके यहाँ पे लॉस करेगा। अब जिस इलेक्ट्रोड पर एनायन अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा दैट इज व्हाट, दैट इज एनोड। अब इसको एनोड क्यों कहा गया, एनोड इसलिए कहा गया कि जिस इलेक्ट्रोड पे जाके एनायन अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करेगा मींस वह खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग एनोड कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा क्या, कैथोड जो है वो निगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है और एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। इसका मतलब हम लोग कैथोड को हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड, या फिर हम लोग एनोड की बात करें तो हम लोग इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में कैथोड जो होता था वह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता था, जबकि एनोड जो होता था वह निगेटिव इलेक्ट्रोड होता था। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, कैथोड जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है और एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। मींस अगर हम लोग बोलें कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह के सेल की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं तो कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं तो कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जबकि अगर हम लोग एनोड की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में वह एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यह एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो चार्ज बेसिस पे याद करने से अच्छा है एक ही डेफिनेशन दोनों जगह पे क्या अप्लाई हो सकता है कि कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होता है। तो ये जो बातें हैं वो कॉमन है, चाहे वो गैल्वेनिक की बात करें चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करें। तो कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होता है, ये बातें दोनों जगह पे सही है। और एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ये बातें भी दोनों जगह पे सही है। तो अगर तुम्हें बेसिकली कैथोड या एनोड को डिफाइन करने को बोला जाए तो क्या कहोगे, तो कहेंगे कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, जहां पे जो स्पीसीजेज होते हैं वह इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। जबकि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होने के कारण मींस वहां पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो जाती है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैथोड और एनोड को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के बाद से इसको याद रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव का थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं, इस बात को मैं लिख भी देता हूं। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, पहली बात, केटायन accepts electron at cathode है ना, that is reduce itself, अपने आप को क्या कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, while anion loses electron at anode, ठीक है, at anode, that is oxidizes itself, reduces itself, oxidizes itself। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि केटायन जो है वह कैथोड पे जाता है, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पे केटायन जाएगा वह कैथोड हो जाएगा, और एनायन जो है वह एनोड पे जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जिस इलेक्ट्रोड पर केटायन जाकर रिड्यूस करेंगे वह कैथोड हो जाएगा, और जिस इलेक्ट्रोड पर एनायन जाकर ऑक्सीडाइज करेंगे वह एनोड हो जाएगा। मींस एनायन गोज टू एनोड वाइल केटायन गोज टू कैथोड। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। नोट करके जो मैंने बताया था गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात मैं लिख सकता हूं क्या। पहली बात, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या कह सकते हैं, कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड and anode is positive electrode, है ना। while in galvanic cell cathode is positive electrode and anode is negative electrode। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, तो इसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक से ना बस याद रखें कैथोड जो है वह केटायन को एक्सेप्ट करेगा, और कैथोड अगर केटायन को एक्सेप्ट कर रहा है तो केटायन पॉजिटिव है तो कैथोड को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, ऑब्वियस है। कैथोड केटायन को एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रोड को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, और एनोड अगर एनायन को एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो यहां से आप इसको चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, और बेसिक डेफिनेशन तो आपको मैंने बता ही दिया। कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जहां पे रिडक्शन होगा, जबकि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, दूसरी बात, नोट 2, जहां तक बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो सकता है कि सिंगल केटायन है तो वो जाके कहां चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा केटायन है तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होगी। तो अगर एक से ज्यादा केटायन इलेक्ट्रोलाइट्स में मौजूद हैं, एक से ज्यादा तरह के, जैसे सोडियम प्लस भी हो और उसमें कॉपर प्लस भी, कॉपर प्लस 2 भी हो, तो एक से ज्यादा तरह के केटायंस अगर सॉल्यूशन में मौजूद हों तो वह केटायन प्रेफरेबली रिड्यूस करेगा जिस केटायन का एसआरपी ज्यादा होगा। एसआरपी मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख सकता हूं क्या, इफ देयर आर more than one kind of cation, then that cation undergoes reduction preferably which having higher value of standard reduction potential, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल टाइप ऑफ केटायन है, मींस सारे के सारे सोडियम आयन ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सोडियम आयन ही जाएगा कैथोड के ऊपर और जाके अपने आप को रिड्यूस कर लेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा तरह के केटायन मौजूद हो जाए, मींस मान लो कि एक ऐसा सॉल्यूशन मैंने बनाया जिसमें मैंने सोडियम प्लस भी मैंने इसमें रखा हुआ है और Cu+2 के आयन भी इसमें मौजूद हैं, और यहाँ पे अपना क्या है, कैथोड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैथोड मैंने बनाया हुआ है।
ये अपना एनोड है। तो इस कैथोड के ऊपर इस दोनों में से पहले कौन जाकर अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो दिस इज जस्ट लाइक अ कॉम्पिटिशन, दिस इज जस्ट लाइक अ रेस। रेस मीन्स व्हाट, रेस कहने का यहाँ क्या मतलब है, जिसकी टेंडेंसी रिड्यूस करने की ज्यादा होगी वही ऑब्वियस जाएगा। ऑब्वियस है, दो आदमी हैं जिसको ज्यादा भूख होगी वह तेजी से खाने की तरफ जाएगा, है ना। तो Cu+2 और Na+1 में जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसके रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वह कैथोड के ऊपर प्रेफरेबली सबसे पहले जाएगा। और जब तक ये रहेंगे तब तक ये अपने आप को रिड्यूस करता रहेगा। हाँ, अगर ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है फिर सोडियम अपने आप को जाकर रिड्यूस कर लेगा। ऑब्वियस है, फिर सोडियम अकेला बचेगा। तो और अगर करंट तुम बाहर से प्रोवाइड कंटिन्यू करते जा रहे हो तो जो बचा हुआ सोडियम है वो जाके अपने आप को रिड्यूस करेगा। बट शुरुआत Cu+2 से ही होनी है। तो हम लोग जानते हैं क्या, चूंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स Cu+2 से Cu जाने की जो टेंडेंसी है वह ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। तो हम जानते हैं क्या है, Cu+2 टू Cu इज ग्रेटर देन Na+2 Na, है ना। तो ये जो पोटेंशियल है ये कम है और ये जो पोटेंशियल है ज़्यादा है, इसका मतलब Cu+2 क्या होगा, कैथोड पे जाकर पहले जाकर अपने आप को रिड्यूस कर लेगा। दैट इज Cu+2 रिड्यूसेस एट फर्स्ट। अगर तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए क्या इसमें Na+ क्या रिड्यूस कर सकता है, ऑब्वियस कर सकता है, लेकिन हाँ जितना Cu+2 से मौजूद है वो सारा जब जाकर रिड्यूस कर लेगा अपने आप को, तो उसके बाद अगर फर्दर करंट सप्लाई अगर होता रहेगा तो सोडियम ही जाकर अपने आप को रिड्यूस करेगा, सोडियम प्लस आयन ही जाकर अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो Cu+2 रिड्यूसेस एट फर्स्ट, और आफ्टर फिनिशिंग द Cu+2 इफ current supplies continue then Na+1 will reduce at cathode। ठीक है, तो ये बात याद रखनी। लेकिन हम लोग प्रेफरेंशियली बात करते हैं पहले कौन करेगा, तो Cu+2। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें नोट 3, if there are more than one kind of anion then that anion undergoes oxidation, क्योंकि एनायन तो ऑक्सीडेशन ही करेगा एनोड पर जाकर, ऑक्सीडेशन प्रेफरेबली which having lower value of क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि मान लो एक मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है जिसमें मैंने Cl- ले रखा है और Br- ले रखा है। ठीक है, अब Cl- और Br- को मैंने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया है जिसमें मैंने एक कैथोड लगा दिया है और यहाँ पे मैंने एक एनोड लगा दिया है। अब अगर यह एनोड है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसके ऊपर Cl- और Br- में पहले कौन जाएगा। ऑब्वियस है, अगर सिर्फ Cl- होता और करंट बाहर से प्रोवाइड कर रहे होते तो Cl- ही जाकर अपने आप को ऑक्सीडाइज करता। अगर सिर्फ Br- होता तो सिर्फ Br जाकर ऑक्सीडाइज करता अपने आप को। लेकिन अगर Cl- और Br- दोनों है तो हमें फिर से देखना पड़ेगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, क्योंकि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, ब्रोमीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्लोरीन से कम होती है। तो उसके साथ हम लोग बात कर सकते हैं क्या, हम लोग जानते हैं E0 Br2 Br- इज लेस देन E0 Cl2 Cl-। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वह कम है।
अब अगर इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, इसका मतलब Br माइनस से Br2 के जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं दैट इज Br माइनस ऑक्सीडाइजेस एट फर्स्ट, है ना, एट कहाँ पे होगा ये, एट एनोड। तो एनोड पे कौन जाने वाला है, अगर Cl माइनस और Br माइनस दोनों एनायन इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हों तो Br माइनस जो होगा वो पहले जाकर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, क्योंकि Br2 से Br माइनस जाने की टेंडेंसी कम है, तो Br माइनस से Br2 जाने की टेंडेंसी ऑब्वियस है ज़्यादा हो जाएगी। रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हाँ, लेकिन एक बात और, अगर तुम्हें यह कहा दिया जाए कि सारा का सारा Br माइनस यहाँ पे कवर हो गया, सारा का सारा Br माइनस यहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज हो गया है और फर्दर हम लोग करंट प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो ऑब्वियस है आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द Br माइनस Cl माइनस गेट स्टार्टेड टू ऑक्सीडाइज एट एनोड, है ना। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं कि इतने घंटे तक करंट दिया गया, तो बताइए कौन डिपॉजिट होगा, कौन इवॉल्व करेगा, कौन इवॉल्व नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कंपेयर कर बता सकते हैं। तो एनायन के केस में अगर सिंगल एनायन है तब तो कोई टेंशन नहीं है, अगर एक से ज़्यादा एनायन है तो वही एनायन पहले जाकर ऑक्सीडाइज करेगा जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो, या फिर इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो, है ना। इस तरह से तुम उसको कंपेयर कर सकते हो। एक लास्ट बात और, नोट 4, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बच्चों आपको दो तरह के इलेक्ट्रोड देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो इनर्ट नेचर के होते हैं, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब मैंने तुम लोगों को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया होगा तो वहाँ पे प्लैटिनम का इस्तेमाल किया था। तो प्लैटिनम जो था वो अपना सिर्फ सरफेस प्रोवाइड कर रहा था रिएक्शन को होने के लिए, जबकि वह खुद किसी भी रिएक्शन के कंपोनेंट के रूप में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। जबकि गैल्वेनिक सेल में उन्होंने देखा था कि कॉपर या फिर जो जिंक थे वो खुद इन्वॉल्व हो रहे थे। तो उस तरह के केस में हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड दो तरह के हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी, एक तो वह इनर्ट हो जाए या फिर वह रिएक्टिव नेचर का हो जाए। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोड कैन बी ऑफ इनर्ट नेचर और रिएक्टिव नेचर। इनर्ट नेचर का भी हो सकता है और रिएक्टिव नेचर के भी हो सकता है। इनर्ट नेचर में क्या आ जाते हैं, जैसे प्लैटिनम आ जाए, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, ये सब क्या होते हैं, ये सब जनरली इनर्ट नेचर के इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। क्योंकि इसके बारे में बात कर रहा था तुम लोगों को, इनर्ट क्यों होते हैं। जैसे मान लो प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड है वह क्या करता है, अपना सरफेस प्रोवाइड करने लगता है। तो सरफेस प्रोवाइड करने लगा, वह खुद जाकर अपने आप को आयोनाइज नहीं कर रहा है। तो जब वह खुद जाकर अपने आप को आयोनाइज नहीं कर रहा है तो वह अपना नेचर इनर्ट शो कर रहा है। जबकि रिएक्टिव नेचर में वह खुद अपने आप को आयोनाइज करने लगेगा। जैसे ऐसे मान लो मैं एक इलेक्ट्रोड बनाता हूँ, खुद से देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे इस तरह से मैंने एक अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे मान लो मैंने इम्प्योर कॉपर लगा दिया है। इम्प्योर कॉपर मीन्स कॉपर का कोई एलॉय होगा, यहाँ पे मैंने प्योर कॉपर लगा दिया है और इस कॉपर को हमने ज्वाइंट कर दिया किससे, एंड कैथोड के रूप में ज्वाइन कर दिया है और बैटरी में, और यहाँ पे इसको मैंने एनोड के रूप में ज्वाइन कर दिया है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, तो प्योर कॉपर जैसे ही क्या होगा बैटरी से जोड़ा जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और इम्प्योर कॉपर जो होगा किसके साथ जोड़ा जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ा जाएगा। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर जो है वो अपना क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करके, यहाँ जो कॉपर जो सॉलिडिफाइड फॉर्म में है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, Cu+2 के फॉर्म में यहाँ ले आएगा। जबकि यहाँ पे पहले से हम लोग क्या कर रखे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे कॉपर सल्फेट डाल रखा है। कॉपर सल्फेट का मान लो मैंने यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन बना रखा है। अब इस कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में यहाँ पे भी Copper+2 और सल्फेट -2 है यहाँ पे, है ना, सल्फर SO4- यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यह जो इलेक्ट्रोड है वह अपना ही Cu+2 यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और यह Cu+2 फिर यहीं पे जाके क्या कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे जाके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है।
तो यहाँ पे Cu क्या हो रहा है अपने आप को, Cu क्या हो रहा है, सॉलिड अपने आप को ऑक्सीडाइज करके Cu+2 बना रहा है, और यही Cu+2 अपने आप को रिड्यूस करके यहाँ पे क्या बना रहा है, Cu सॉलिड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड्स के जो स्पीसीज हैं, मीन्स यह इलेक्ट्रोड कॉपर का था और यह कॉपर का स्पीसीज हो गया Copper+2, यह खुद यहाँ से रिलीज करने लगा। तो यहाँ पे यह जो इलेक्ट्रोड है वह रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि दिस इज रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है ना। और यह ऑब्वियस है किसके जैसा बिहेव करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस विल बिहेव लाइक एनोड एंड दिस बिहेव्स लाइक कैथोड। इस तरह से एक बार क्वेश्चन भी आया था बच्चों कि जब हम लोग प्योर कॉपर इम्प्योर कॉपर को हम लोग कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं तो इम्प्योर कॉपर को किस फॉर्म में लिया जाता है, कैथोड के फॉर्म में लिया जाता है या फिर एनोड के फॉर्म में लिया जाता है। तो ऑब्वियस हम लोग इसको एनोड के फॉर्म में ही लेंगे, क्योंकि अगर मैंने इम्प्योर कॉपर को कैथोड के फॉर्म में ले लिया तो फिर प्योर कॉपर ही अपना Copper+2 देने लगेगा, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ, इसको इधर कर दूँ, तो ऑब्वियस हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगर इम्प्योर कॉपर+ लगा दिए, कॉपर लगा दिए, तो प्योर के ही कॉपर निकल के इम्प्योर पे डिपोजिशन होते चले जाएंगे। तो पर्पसफुल वर्क करने के लिए, मीन्स एक वर्थफुल टास्क अगर करें तो हम लोग इम्प्योर को प्योर करते हैं, ना कि प्योर को इम्प्योर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का काम कर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसमें किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं, इलेक्ट्रोड का अपना अपना नेचर क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा तरह के कैटायंस है तो कैसे काम करना है, एक से ज़्यादा तरह के एनायंस है तो कैसे काम करना है। अगली क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट एनालिसिस। मींस आपसे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि कोई आपको एक इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, जैसे हो सकता है सोडियम क्लोराइड आपको दे दिया जाए या एक्वस NaCl दे दिया जाए, कॉपर सल्फेट दे दिया जाए। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दे देगा और बोलेगा कि बताइए इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, या फिर कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट एनालिसिस में सीखेंगे। तो अगला लेक्चर जो होगा बच्चों प्रोडक्ट एनालिसिस का होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अगले क्लास में लोग मिलेंगे और सीखेंगे प्रोडक्ट एनालिसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।